बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिपल टैंक को, कि रिपल टैंक क्या होता है और रिपल टैंक को यूज़ करके हम जो थ्री फिनोमेनाज हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन, इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे रिपल टैंक को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले तो रिपल टैंक की डेफिनेशन आ जाती है कि रिपल टैंक क्या होता है। हमें ये पता होना चाहिए कि रिपल टैंक होता क्या है। Ripple tank is a device to produce water waves and to study their characteristics. रिपल टैंक जो है वो एक डिवाइस है जो वाटर वेव प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। स्ट्रेट वाटर वेव्स भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये सीधी ये जो वेव्स हैं, या आप कह लें कि स्ट्रेट वेव फ्रंट्स वाली जो वेव्स हैं वो हम यहाँ से प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा जी, this apparatus consists of a rectangular tray having glass bottom and is placed nearly half meter above the surface of the table. ये क्या चीज़ होती है? ये वाला जो अपरेटस है, ये नीचे जो रिपल टैंक का अपरेटस आपको नज़र आ रहा है, ये एक रेक्टेंगुलर ट्रे होती है। आपको ये वाली ट्रे जो है नज़र आ रही होगी, ये इस तरह रेक्टेंगल टाइप जो है वो बनी हुई है, एक ट्रे हैविंग ग्लास, जिसके ऊपर ग्लास लगा होता है, सॉरी ऊपर नहीं, बॉटम, इसकी जो बॉटम है वो ग्लास की बनी होती है। ये एक टब शेप जो है ना, वो एक चीज़ बनी हुई है रेक्टेंगुलर, और इसके बॉटम में ग्लास लगा हुआ है। एंड इज़ प्लेस्ड नियरली हाफ मीटर अबव द सरफेस ऑफ द टेबल, और इस टेबल की सरफेस के ऊपर तकरीबन हाफ मीटर ऊपर जो है वो रखी गई होती है। Waves can be produced on the surface of the water present in the tray by means of vibrator. इसके ऊपर एक वाइब्रेटर होता है। ये जो आपको मशीन सी नज़र आ रही है, मोटर, ये वाइब्रेटर है। ये क्या करता है? ये वाइब्रेट होकर इसमें वेव्स जनरेट करता है। इस वाइब्रेटर की वजह से इसके अंदर जो है वो हम वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है वाइब्रेटर के बारे में थोड़ा सा। This vibrator is an oscillating electric motor fixed on a wooden plate over the tray. अच्छा जी, ये एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है, ऑसिलेटिंग मोटर होती है। ये ऑसिलेट करती है जिसकी वजह से वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, और ये फिक्स की गई होती है एक लकड़ी की प्लेट के ऊपर। एक वुडन प्लेट है, ये प्लेट आपको नज़र आ रही होगी। इस प्लेट के ऊपर एक ये ऑसिलेटिंग मोटर है या वाइब्रेटर जिसको आप बोलते हैं, इसको फिक्स किया गया होता है such that its lower surface just touches the surface of water. इसकी जो नीचे वाली सतह है, लोअर सरफेस है, इस वुडन प्लेट की जो नीचे वाली सतह है, इसको इस तरह फिक्स किया गया होता है कि वो नीचे वाली सतह सिर्फ इसको वाटर की जो ऊपर वाली सतह है उसको टच करे, जस्ट सिर्फ टच करे। मतलब इसको इस पानी के अंदर डुबोया नहीं गया होता, जस्ट इसकी सरफेस के ऊपर इसको टच करके फिक्स किया गया होता है ऊपर से किसी स्ट्रिंग वगैरह के साथ। अच्छा जी, ऑन सेटिंग द वाइब्रेटर ऑन, वाइब्रेटर को जब ऑन किया जाता है, दिस वुडन प्लेट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग टू जनरेट वाटर वेव्स कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रेट वेव फ्रंट्स। अच्छा जी, ये जब ऑन किया जाता है तो ये वाइब्रेट होता है, और वाइब्रेट होने से ये नीचे जो वुडन प्लेट है ये वाइब्रेट होती है, और इससे पानी के अंदर जो है वो खलल पैदा होता है और वेव्स पैदा होती हैं। और किस किस्म की वेव्स ये जनरेट करता है? ये स्ट्रेट वेव फ्रंट्स की, ये आपको नज़र आ रही हैं वेव्स, ये वाली जो हैं स्ट्रेट वेव फ्रंट्स हैं। अगर वैसे आप किसी तालाब वगैरह में या वैसे पानी खड़ा है उसके अंदर कुछ डिस्टर्बेंस पैदा करें, कोई चीज़ फेंकें, तो वेव्स इस किस्म की निकलती हैं। ये कर्व्ड शेप की जो वेव फ्रंट्स होती हैं उनकी इस किस्म के वेव फ्रंट्स होते हैं, सेमी सर्कुलर, यानी वो एक सर्कल की शेप बना रहे होते हैं इस किस्म की। लेकिन इस रिपल टैंक की ख़ास बात यह है कि ये स्ट्रेट वेव फ्रंट्स वाली जो वेव्स हैं जनरेट करता है। जिस तरह नीचे ये आपको ग्राफ नज़र आ रहा है, ये स्ट्रेट वेव फ्रंट्स वाला ग्राफ है। इस तरह के वेव फ्रंट्स होते हैं वेव के।
तो ये स्ट्रेट वेव फ्रंट्स जो है जनरेट करता है जो हमारा रिपल टैंक है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ हंग अबव द ट्रे टू ऑब्जर्व द इमेज ऑफ वाटर। इसके ऊपर एक बल्ब आपको नज़र आ रहा है, एक बल्ब इसके ऊपर लटकाया गया होता है। ये वाला बल्ब है, लैंप, अगर आप देखें तो ये किस लिए होता है? टू ऑब्जर्व द इमेज ऑफ वाटर वेव्स ऑन द पेपर और स्क्रीन। ये नीचे जो पेपर है या स्क्रीन है उसके ऊपर देखने के लिए इसको, इस बल्ब को यहाँ पे रोशन किया गया होता है इसके ऊपर। द क्रेस्ट्स एंड ट्रफ्स ऑफ द वेव्स अपीयर एज ब्राइट एंड डार्क लाइंस रिस्पेक्टिवली। इसके अंदर ब्राइट और डार्क लाइंस जो हैं वो रिस्पेक्टिवली बिल तरतीब नज़र आती हैं, जो कि क्रेस्ट और ट्रफ को शो करती हैं। जो ब्राइट लाइट्स हैं, सॉरी लाइंस, ब्राइट वाली जो लाइंस हैं वो क्रेस्ट को शो करती हैं, और जो डार्क लाइंस होंगी वो ट्रफ को शो करती हैं इसके अंदर। नाउ वी एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन। अब हम इस रिपल टैंक को यूज़ करके रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करते हैं कि जो हमारा फिनोमेना है रिफ्लेक्शन वो क्या होता है। अच्छा जी, इसकी एक्सप्लेनेशन भी थोड़ी सी आपने लिखनी है रिफ्लेक्शन की। सबसे पहली जो बात हमने की है यहाँ तक तो थी रिपल टैंक के बारे में। रिपल टैंक क्या होता है, उसकी बनावट क्या होती है, किस लिए वो बनाया गया है, और किस किस्म की वेव्स जो है वो जनरेट कर सकता है। इसके बाद हमने यहाँ से उसको यूज़ करके हमारा जो पहला फिनोमेना है रिफ्लेक्शन वाला, रिफ्लेक्शन क्या होती है, उसको हमने डिस्कस करना है कि रिपल टैंक को यूज़ करके हम वेव्स को रिफ़्लेक्ट किस तरह करवाते हैं, वेव की रिफ्लेक्शन जो है वो हम किस तरह चेक कर सकते हैं। प्लेस अ बैरियर इन द रिपल टैंक। वो कह रहा है रिपल टैंक के अंदर जो वेव्स इस तरह जा रही हैं स्ट्रेट वेव फ्रंट्स के साथ, उसके अंदर कोई बैरियर रख दें, कोई रुकावट रख दें। बैरियर का मतलब होता है रुकावट। द वाटर वेव्स विल रिफ्लेक्ट द फ्राम द बैरियर। जो पानी की वेव्स हैं वो बैरियर से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। इफ़ द बैरियर इज़ प्लेस्ड एट एन एंगल टू द वेव फ्रंट। अगर हम बैरियर को थोड़ा तिरछा रख दें, मतलब वो वेव फ्रंट के साथ कोई एंगल बना रहा हो, अगर तो सीधा रखेंगे इस तरह तो वेव्स रिफ्लेक्ट तो होंगी, लेकिन अगर हम इस बैरियर को इन वेव फ्रंट्स के ऊपर तिरछा रख दें, मतलब ये कोई एंगल बना दे, वेव फ्रंट के साथ कोई एंगल बना लाए, तो फिर क्या होगा? द रिफ्लेक्टेड वेव्स कैन बी सीन टू ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फिर जो रिफ्लेक्टेड वे है, ये रे जो है इधर वेव इस पर पड़ी और फिर यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होगी इस तरफ करके। तो ये रिफ्लेक्टेड रे जो है या वेव जिसको आप बोल सकते हैं, ये क्या करेगी, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो ओबे करेगी। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, आप पीछे भी पढ़ते आए हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट वेव अलोंग द नॉर्मल विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। जो इंसिडेंट एंगल होता है, यानी जिस एंगल पर वेव इस पर इंसिडेंट हुई है, इस पर गिरी है, ये जो बैरियर है हमारा, वो वाला एंगल, और फिर रिफ्लेक्ट हुई है, यहाँ से फिर वेव जो है वो रिफ्लेक्ट होगी, वापस बाउंस होगी, तो जिस एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होगी वो वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। और तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है या इंसिडेंट एंगल वो इक्वल होगा रिफ्लेक्टेड एंगल के। तो ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब यहाँ से वेव जो है उसकी रिफ्लेक्शन क्लियर हो जाती है। व्हेन वेव्स मूविंग इन वन मीडियम fall on the surface of another medium they bounce back into the first medium। जब भी कोई वेव जो है वो एक मीडियम में मूव कर रही हो तो वो किसी दूसरे मीडियम की सरफेस के ऊपर पड़े, सरफेस के ऊपर फॉल करे, मतलब ये एक मीडियम में ये वाली वेव जो है वो मूव कर रही है, तो हमने उसके रास्ते में कोई और मीडियम रख दिया, ये बैरियर रख दिया, तो जब वो इस बैरियर की सतह पर पड़ेगी तो फिर क्या करेगी, इट बाउंस बैक, दे बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम। तो वो इसी मीडियम में वापस बाउंस बैक होगी, वापस आ जाएगी, सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और फिर किस तरह वापस ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी ओबे करेगी, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इसका वो इसके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा।
तो ये थी रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन। हमने किस तरह इसको शो किया, हमने रिपल टैंक लिया, रिपल टैंक के अंदर हमने एक बैरियर रख दिया और बैरियर को हमने इस तरह रखा कि वो नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना रहा हो, यानी इस वेव फ्रंट के साथ कुछ एंगल बना रहा हो। तो फिर हमने देखा कि वेव जो है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे करती है, यानी उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो ओबे करती है, तो इसका मतलब है वेव जो है वो रिफ्लेक्ट हुई है, बाउंस बैक हुई है वापस। तो ये रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन थी। अब इसी रिपल टैंक को यूज़ करके हमने अगली डेफिनेशन जो है उसको डिस्कस करना है, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होती है? सेकंड जो हमारी टर्म है वो रिफ्रैक्शन है। तो यहाँ से रिफ्रैक्शन की डिटेल्स जो हैं वो शुरू होती हैं। द स्पीड ऑफ अ वेव इन वाटर डिपेंड्स ऑन द डेप्थ ऑफ वाटर। वो कह रहा है कि वेव की वाटर के अंदर जो स्पीड है वो वाटर की गहराई पर डिपेंड करती है, कि वाटर गहरा कितना है उस हिसाब से उसकी स्पीड होती है। इफ़ अ ब्लॉक इज़ सबमर्ज्ड इन द रिपल टैंक, वो कह रहा है कि अगर रिपल टैंक के अंदर कोई ब्लॉक रख दिया जाए, लकड़ी का कोई ब्लॉक रख दिया जाए, सबमर्ज कर दिया जाए, मतलब उसके अंदर रख दिया जाए, द डेप्थ ऑफ वाटर इन द टैंक विल बी शैलोअर ओवर द ब्लॉक दैन एल्सवेयर। तो वो कह रहा है कि रिपल टैंक के अंदर अगर आप कोई ब्लॉक इस तरह रख दें, तो जहाँ पे ब्लॉक होगा वहाँ पे उसकी वाटर की जो गहराई है वो कम होगी। मींस अगर ये आपके पास रिपल टैंक है, तो यहाँ पे सारा वाटर है, तो ये हमने उसके अंदर ब्लॉक रखा हुआ है, तो जहाँ पे ब्लॉक है वहाँ पे उसकी गहराई जो है कम होगी। अब ब्लॉक के बगैर तो पानी यहाँ तक होगा, ये सारा लेवल जो है वो वाटर का होगा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक वाटर होगा। लेकिन जहाँ पे ब्लॉक आ जाएगा, ये नीचे भी इस तरह ब्लॉक आ जाएगा, तो फिर इसके ऊपर ये वाटर सिर्फ यहाँ तक रह जाएगा, ये वाली सतह जो है ये वाटर की रह जाएगी। तो फिर वाटर जो है इस पर बहुत ही थोड़ा हो जाएगा जहाँ पर हमने ब्लॉक रखा हुआ होगा। तो व्हेन वाटर वेव्स एंटर द रीजन ऑफ शैलोअर वाटर देयर वेवलेंथ डिक्रीजेस। जब गहरे पानी से कम गहरे पानी में, शैलो का मतलब होता है कम गहरा, कम गहरे पानी में जब वेव दाखिल होगी तो उसकी वेव लेंथ जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, उसकी वेव लेंथ कम हो जाएगी। बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर वेव्स रिमेन्स द सेम इन बोथ पार्ट्स ऑफ वाटर बिकॉज इट इज़ इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटर। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो गहरे पानी में भी सेम रहेगी और कम गहरे पानी में भी सेम रहेगी, बोथ पार्ट्स के अंदर। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है। जितनी वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही वेव की फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी पर कोई चेंज नहीं आएगा, जस्ट जहाँ पे पानी कम गहरा है वहाँ पे पानी की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, स्पीड पर जस्ट फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पे उसने फिगर में भी शो किया हुआ है, ये एक सोर्स है वेव फ्रंट जो वेव्स जनरेट कर रहा है, इस सोर्स से वेव्स निकल रही हैं, ये वेव्स जा रही हैं। तो आप देखें इनका जो वेव लेंथ है इनकी वो काफ़ी सारी ज़्यादा है वेव लेंथ, और स्पीड भी इनकी फ़ास्ट है। लेकिन यहाँ से ये वाली जो है बाउंड्री है, इस बाउंड्री से आगे कम पानी जो है वो कम गहरा हो जाता है, शैलो है वाटर। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो ये देखें वेव लेंथ जो है वो इसकी खासी कम हो चुकी है और स्पीड जो है इसकी वो भी कम हो गई है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसी फिनोमेना को यूज़ करके हम रिफ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स वी रिपीट द अबव एक्सपेरिमेंट सच दैट द बाउंड्री बिटवीन द डीप एंड शैलोअर वाटर इज़ एट सम एंगल ऑफ वेव फ्रंट। अब यहाँ पे उसने क्या किया है, पहले तो बाउंड्री थी ना वेव फ्रंट के बिल्कुल पैरेलल, यानी ये हमारा वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है, तो इसी के पैरेलल, इसी के बिल्कुल सामने ही बाउंड्री थी हमारी। बाउंड्री मींस वो हद है जहाँ से शैलो वाटर अलग होता है और डीप वाटर जो अलग होता है, यानी इससे नीचे नीचे गहरा पानी है और इससे ऊपर जो है वो कम गहरा पानी है।
अब उसने कहा है कि बाउंड्री आप इस तरह बना दें, ये अगर 10.15 फिगर देखें तो बाउंड्री इस तरह बना दें कि वो वेव फ्रंट के साथ कोई एंगल बनाए। मींस कि ये वेव फ्रंट है तो इसके साथ कोई एंगल बनाए, ये वाली बाउंड्री इस तरह बना दें या इस तरह बाउंड्री बना दें, किसी भी एंगल पर बना दें, सीधी बिल्कुल आपने नहीं बनानी, इस तरह बाउंड्री नहीं बनानी जिस तरह इस फिगर के अंदर बनी हुई है। तो वो कह रहा है कि इसी एक्सपेरिमेंट को हम रिपीट करेंगे, और किस तरह करेंगे कि हमने शैलोअर वाटर और डीप वाटर को अलग करने के लिए जो बाउंड्री बनाई है वो हमने कुछ एंगल पर बना दी है, वो वेव फ्रंट के साथ कोई एंगल बना रही है। Now we will observe that in addition to change in wavelength, the waves change their direction of propagation as well. वो कह रहा है कि जस्ट वेव लेंथ के अंदर ही चेंज नहीं आई बल्कि वेव्स की जो डायरेक्शन है वो भी चेंज होगी। अब देखें आप, डीप वाटर है, ये वाला डीप वाटर है और यहाँ पे शैलो आ गया, तो डीप वाटर में वेव जो इस तरह इस डायरेक्शन में आ रही है, लेकिन जहाँ पे वाटर शैलो आता है वहाँ पे इसकी डायरेक्शन ये वाली हो जाती है, ये इस डायरेक्शन के अंदर मुड़ जाती है। तो और इसके जो वेव लेंथ है वो भी यहाँ पे कम हो जाती है शैलो वाटर के अंदर, और स्पीड जो है इसकी वो भी इसमें कम हो जाती है। तो वेव लेंथ और स्पीड कम होने की वजह से ही इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। नोट दैट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज़ ऑलवेज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट्स। मींस जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होती है वेव फ्रंट का जो है वो डायरेक्शन होती है, यानी वेव फ्रंट और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो है वो एक दूसरे के नॉर्मल पर होती हैं, यानी सेम एंगल पर होते हैं, सेम एंगल पर वेव जो है वो प्रोपगेट करती है। तो यहाँ से जब मुड़ती है तो आगे फिर इसी एंगल पर, सेम इसी एंगल पर सारी जो वेव्स हैं वो प्रोपगेट करती हैं। तो ये थी रिफ्रैक्शन, यानी वेव जो हैं वो अपना रास्ता तब्दील कर लेती हैं जब वो डेंसर से लाइटर मीडियम में एंटर होती हैं, या गहरे पानी से कम गहरे पानी में दाखिल होती हैं, या डेंसर मीडियम आप कह सकते हैं। डेंसर कहते हैं भारी चीज़ को, यानी जहाँ पे एटम्स की तादाद जिस मालिक्यूल में ज़्यादा होती है, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, उसको डेंसर मीडियम बोलेंगे। और दूसरा रेयर मीडियम भी हम कह सकते हैं, या लाइटर मीडियम कह सकते हैं, रेयर मीडियम। वहाँ पे मालिक्यूल्स की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती है, एटम्स की तादाद कम होती है, उसको हम रेयर मीडियम बोलते हैं। तो डेंसर से जब रेयर में एंटर होती है तो उसकी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो चेंज हो जाती है, उसका जो एंगल ऑफ प्रोपगेशन है वो चेंज हो जाता है। या जब रेयर से डेंसर में जाती है तो फिर भी उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। यहाँ पे आगे इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, when a wave from one medium enters into the second medium at some angle its direction of travel changes, कि जब एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में कोई रेस या कोई वेव एंटर होती है किसी एंगल पर, इस तरह नहीं कि जिस तरह वेव फ्रंट है उसी तरह ही जनाब वो मीडियम में दाखिल हो, नहीं, किसी एंगल पर जब हम किसी वेव को एंटर करवाते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर, हमने देखा कि हमने ये वाला एंगल रखा हुआ था, ये ऊपर जो है वो हमारा गहरा पानी था और नीचे हमारे पास कम गहरा पानी था। तो जब वो यहाँ से वेव हमारी आई तो जब वो कम गहरे पानी में, ये थोड़ा सा हिस्सा उसका कम गहरे पानी में गया तो वो इस तरह बेंड हुई, ये वाला यहाँ तक उसकी डायरेक्शन बिल्कुल सेम थी सीधी, लेकिन यहाँ से उसकी डायरेक्शन इस तरह बेंड हो गई। तो इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल चेंज, उसका जो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल है इस तरह ट्रैवल कर रही थी, होना तो ये चाहिए था कि वो इस तरह ट्रैवल करती, लेकिन वो नॉर्मल से परे हट गई। तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं जी रिफ्रैक्शन। इसके बाद तीसरी चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है वो डायफ्रैक्शन है। डायफ्रैक्शन क्या होती है? Now we observe the phenomena of diffraction of water waves generate straight waves in a ripple tank and place two obstacles in line
in such a way that separation between them is equal to the wavelength of water waves. अब उसने कहा है कि एक रिपल टैंक उसी तरह लें और उसके अंदर जो है वो स्ट्रेट वेव्स या स्ट्रेट वेव्स वेव फ्रंट वाली वेव्स जो हैं वो जनरेट करवाएं और फिर उसके अंदर दो ऑब्स्टेकल्स रख दें। इस तरह ये ऑब्स्टेकल्स हैं, इनको आप रुकावटें बोल लें। ये रुकावटें हमने इस तरह रख दी। ये रिपल टैंक का एक किनारा है, ये रिपल टैंक का दूसरा किनारा है, और यहाँ से हमने एक ऑब्स्टेकल इस तरह रखी और उसके बिल्कुल सामने हमने दूसरी ऑब्स्टेकल रखी। इस तरह के उनके दरमियान थोड़ा सा ये गैप हमने छोड़ दिया। या फिर इस तरह कह लें कि हमने एक ऐसी ऑब्स्टेकल ली, उस ऑब्स्टेकल के अंदर हमने एक छोटा सा होल कर दिया और उसको हम उस वेव के रास्ते के अंदर हमने रख दिया, वेव फ्रंट के सामने। या फिर आप यूँ कह लें कि हमने दो ऑब्स्टेकल्स ली और उनको बिल्कुल आमने सामने वेव फ्रंट के सामने हमने रख दिया और उनके दरमियान थोड़ी सी स्पेस या थोड़ा सा होल हमने छोड़ दिया। इज़ इक्वल टू द वेव लेंथ ऑफ वाटर वेव्स। और वो जो हमने होल यहाँ पे सेपरेशन जो हमने छोड़ी है वो इसकी वेव लेंथ के इक्वल होनी चाहिए या इसके कंपेरेबल होनी चाहिए, तब ही डायफ्रैक्शन हो सकती है। ये रूल भी आप याद रख लें कि ये जो वेव लेंथ है, इस वेव लेंथ के कंपेरेबल ये वाली जो सेपरेशन है जो हमने स्लिट के दरमियान या हमने जो इस ऑब्स्टेकल के दरमियान रखी है वो होनी चाहिए। अगर इस वेवलेंथ से ये वाली सेपरेशन ज़्यादा होगी तो फिर डायफ्रैक्शन नहीं होगी। इसके कंपेरेबल होनी चाहिए या इससे ये वाली कम होनी चाहिए। ये जो सेपरेशन है ये इस वेवलेंथ से कम हो या इसके कंपेरेबल हो, मींस इसके इक्वल हो। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये सेपरेशन वेवलेंथ से ज़्यादा ना हो। तो the separation between them या between slits is equal to wavelength of water waves या is comparable to wavelength of water waves या is less than wavelength of water waves. After passing through a small slit, इसको स्लिट बोलते हैं, ये जो होल इसके अंदर नज़र आ रहा है ना इसी को वो स्लिट बोल रहा है। Between the two obstacles the waves will spread in every direction and change into almost semicircular pattern। तो वेव जो है वो हर डायरेक्शन के अंदर फैल जाएगी इस तरह। यही वेव जो बिल्कुल वेव फ्रंट सीधे स्ट्रेट वेव फ्रंट की वेव जो आ रही थी, यहाँ से उसका वेव फ्रंट जो है वो सेमी सर्कुलर बन गया। इस तरह आधे सर्कल के अंदर ये इसका जो पाथ है ये हो गया। तो ये हर डायरेक्शन में इस तरह फैल जाएगी। Diffraction of waves can only be observed clearly if the size of the obstacle is comparable with the wavelength of wave। तो ये मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि जो ऑब्स्टेकल है उसका साइज़ जो है, ये जो स्लिट है उसका साइज़ वेवलेंथ के कंपेरेबल होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। फिगर में उसमें शो भी कर दिया है। Waves while passing through a slit with size larger than the wavelength of the wave। अब यहाँ पे उसने एक लार्जर साइज़ की जो स्लिट है वो लगा दी है। अब देखें यहाँ पे वेवलेंथ कम है लेकिन जो स्लिट्स के दरमियान ये ऑब्स्टेकल्स के दरमियान जो फासला है ये वाला उसने बढ़ा दिया है। तो आप देखें जो वेव फ्रंट है वो तकरीबन सीधा ही है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट वेव फ्रंट है। तो यहाँ पे जो है उसका पाथ वो सेमी सर्कुलर नहीं बना और ना वो हर डायरेक्शन में फैली है, बल्कि वो थोड़ा सा बेंड हुई है, थोड़ा सा, और बाकी बिल्कुल उसका स्ट्रेट वेव फ्रंट है। तो ओनली अ स्मॉल डायफ्रैक्शन अक्कर नियर द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टेकल्स। इस ऑब्स्टेकल्स के कॉर्नर्स के नज़दीक बस थोड़ी सी डायफ्रैक्शन हुई है। तो डायफ्रैक्शन होने के लिए शर्त यही है कि जो ऑब्स्टेकल्स के दरमियान फासला है वो वेव लेंथ से या कम हो या उससे कंपेरेबल हो। तो यहाँ पे डायफ्रैक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन है द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स
around the sharp edges or corners of obstacles or slits is called diffraction। तो डिफ्रैक्शन हम कहते हैं कि किसी शार्प एज से या कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स, किसी रुकावट के कॉर्नर से जो वेव है स्प्रेड हो जाती या बेंड हो जाती है। अब यहाँ पे ये यहाँ से स्प्रेड हो रही है, हर डायरेक्शन के अंदर स्प्रेड हो रही है। तो या फिर किसी कॉर्नर पर वेव पड़े तो कॉर्नर पर पड़ने से आगे से बेंड हो जाए तो उसको हम बेंडिंग बोलते हैं। तो बेंडिंग या स्प्रेडिंग वेव्स की जो होती है किसी ऑब्स्टेकल्स से या किसी कॉर्नर से, तो उसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। तो ये तीन फिनोमेनास थे, उम्मीद है आपको इन तीनों की समझ आ गई होगी। रिफ्लेक्शन क्या होती है, रिफ्रैक्शन क्या होती है और डिफ्रैक्शन क्या होती है। मैं मज़ीद आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ कि एक रिपल टैंक आपने लेना है। रिपल टैंक क्या होता है, एक गिलास का बना हुआ टब होता है, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम होता है, उसके अंदर गिलास लगा होता है, उसके अंदर वाटर फिल्ड होता है और एक ये वुडन प्लेट लगी होती है, उसके ऊपर एक मोटर है, वाइब्रेटर, ऑसिलेटिंग मोटर है, वाइब्रेटर के तौर पर काम करती है। और उसको इस तरह फिक्स किया होता है कि पानी में वो डिप नहीं करती, जस्ट पानी की जो अपर सरफेस है उसको जस्ट टच करती है। इसको हम वाइब्रेट करवा कर ऑन करके इसके अंदर वेव्स पैदा करते हैं, और वेव्स किस तरह होती हैं, वो स्ट्रेट वेव फ्रंट्स वाली वेव्स होती हैं। तो इसको यूज़ करके हम तीन फिनोमेना रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन जो है उसको स्टडी करते हैं। रिफ्लेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर कोई रुकावट रखते हैं और रुकावट इस तरह रखते हैं कि वो इन वेव फ्रंट से कोई एंगल बनाए। तो जब रुकावट रखते हैं तो वेव्स रिफ़्लेक्ट होती हैं, रिफ़्लेक्ट होकर वापस बाउंस बैक करती हैं, इसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। कैसे पता चलता है कि वो वेव्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करती हैं, यानी जो उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। इसके बाद हमने एक फिनोमेना डिस्कस किया, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन को हमने किस तरह पढ़ा कि हमने इसके अंदर कोई एक वुडन ब्लॉक रख दिया, कोई लकड़ी का ब्लॉक रख दिया या किसी और चीज़ का ब्लॉक रख दिया कि उसकी जो गहराई है वो वहाँ से हमने कम कर दी, उसके नीचे कोई चीज़ फेंक दी जिससे पानी की जो वहाँ पे गहराई थी कम हो गई। तो हमने देखा कि गहरे पानी के अंदर वेव की स्पीड ज़्यादा थी, कम गहरे पानी में जब वो एंटर होती है उसकी स्पीड कम हो जाती है और उसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, वो भी बेंड हो जाती है। तो इस बेंडिंग को जिस तरह मतलब एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में, किसी रेयर से डेंसर में या डेंसर से रेयर में जब वेव दाखिल होती है तो वो अपना पाथ जो चेंज करती है, अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, उसको हमने बोला कि ये रिफ्रैक्शन होती है। इसके बाद हमने फिनोमेना पढ़ा डायफ्रैक्शन वाला। डायफ्रैक्शन इस तरह होती है कि हमने इसके अंदर रुकावट एक रखी और इस तरह रखी कि उसके दरमियान हमने इतना सा होल छोड़ दिया जो इसकी वेव लेंथ के कंपेरेबल था। तो वहाँ से फिर वेव जो बनी वो इस तरह हर सिमत में फैल गई और तकरीबन सेमी सर्कुलर जो उसका पाथ था वो बन गया। तो इसको हमने बोला कि ये डायफ्रैक्शन है, यानी वेव जो है वो किसी ऑब्स्टेकल के एज से या कॉर्नर से जो स्प्रेड कर जाती है या बेंड कर जाती है उसको हम बोलते हैं डायफ्रैक्शन। ये तीनों फिनोमेना उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। इसके बाद एक प्रॉब्लम 10.3, इसको डिस्कस कर लेते हैं, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। अ स्टूडेंट परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट विद वेव्स इन वाटर। एक स्टूडेंट जो है वो पानी के अंदर वेव्स का एक्सपेरिमेंट करता है। द स्टूडेंट मेयर्स द वेव लेंथ ऑफ अ वेव टू बी 10 सेंटीमीटर। वो एक वेव की वेव लेंथ मेयर करता है जो 10 सेंटीमीटर है। अच्छा जी, बाय यूजिंग अ स्टॉप वॉच एंड ऑब्जर्विंग द ऑसिलेशंस ऑफ अ फ्लोटिंग बॉल द स्टूडेंट मेयर्स अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 हर्ट्ज़। वो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो भी मेयर करता है, वो 2 हर्ट्ज़ मेयर करता है। इफ़ द स्टूडेंट स्टार्ट्स अ वेव इन वन पार्ट ऑफ टैंक ऑफ वाटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक द वेव टू रीच द अपोजिट साइड ऑफ द टैंक 2 मीटर अवे। डिस्टेंस भी वो फाइंड कर लेता है 2 मीटर अवे। वो कह रहा है कि वेव को कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक,
वेव जो है वो कितना टाइम लेगी टू रीच द अपोजिट साइड ऑफ द टैंक, टैंक की दूसरी साइड पर जाने के लिए। दूसरी साइड कितने मीटर दूर है, 2 मीटर अवे, 2 मीटर दूर है। अब यहाँ पे उसने कहा है कि हमें फ्रीक्वेंसी दे दी गई है, वेव लेंथ दे दी गई है और डिस्टेंस दे दिया गया है। वेव लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है, फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज़ है और डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर है। वी हैव टू कैलकुलेट टाइम, हमने टाइम फाइंड करना है। टाइम कितने टाइम के अंदर जो है हमारी वेव जो है वो अपोजिट साइड पर पहुंच जाती है। वी कैलकुलेट टाइम द वेव टेक्स टू मूव अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, यानी उसको 2 मीटर फासला तय करने में वेव को कितना टाइम लगेगा, उस टाइम को हमने फाइंड करना है। तो ये था हमारे पास डाटा, यानी जो गिवन चीज़ें थी, फ्रीक्वेंसी है, वेव लेंथ है और डिस्टेंस है। टू फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड हमने ये करना है कि कैलकुलेट द टाइम, हमने टाइम फाइंड करना है जिस टाइम के अंदर वो 2 मीटर फासला तय करेगी। अब रिलेशनशिप हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी, वेव लेंथ और स्पीड का रिलेशन जो है वो हमने कल ड्राइव भी किया था लास्ट लेक्चर में, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। ये हमारा रिलेशन था फ्रीक्वेंसी, वेव लेंथ और स्पीड में। v जो है वो स्पीड है, एफ फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा जो है वो वेव लेंथ है। इसके बाद इसी रिलेशन को ड्राइव करने के लिए हमने एक और रिलेशन यूज़ किया था बिटवीन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के दरमियान एक रिलेशन था, v इज़ इक्वल टू डी बाई टी, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो ये एक दूसरा रिलेशन था। तो हमने इसी फार्मूला को जो है वो रीअरेंज किया अब टाइम फाइंड करने के लिए। अब देखें इस वाले फार्मूला में टाइम जो है वो आ रहा है हमारे पास, तो इसको यूज़ करके हम टाइम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास है v इज़ इक्वल टू डी बाई टी, हमने t फाइंड करना है, t को दूसरी साइड पर ले जाएं और v को इस साइड पर ले जाएं। तो t जो है वो यहाँ से इधर आ जाएगा, डिवाइड हो रहा है तो इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, और v जो है वो फिर इधर मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो इधर आकर d से डिवाइड हो जाएगा। t इज़ इक्वल टू d ओवर v। डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो अब स्पीड जो है वो हमारे पास नहीं है, डिस्टेंस तो हमें पता है कि 2 मीटर है। तो फिर हम स्पीड कैसे फाइंड करेंगे, स्पीड हम फिर इस ऊपर वाले फार्मूला को यूज़ करके फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी का भी पता है और जो वेव लेंथ है उसका भी पता है। तो दो चीज़ें नोन है, तीसरी अननोन है, तो इस फार्मूला से आसानी से हम वो फाइंड कर सकते हैं। तो v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा हमने यूज़ किया, किस लिए यूज़ किया, स्पीड फाइंड करने के लिए। स्पीड की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि हमने टाइम के लिए जो फार्मूला यूज़ करना है उसके अंदर स्पीड आ रही है और स्पीड अननोन है, हमें स्पीड का नहीं पता। तो f की जगह पे 2 हर्ट्ज़ पुट किया और लैम्डा की जगह 0.1 मीटर पुट किया। तो ये 2 को 0.1 से मल्टीप्लाई किया, 0.2 आ गया, और ये मीटर है, मीटर आ गया। और हर्ट्ज़ जो है वो हमें पता है पर सेकंड के इक्वल होता है, तो मीटर पर सेकंड स्पीड का यूनिट होता है। तो ये स्पीड आ गई 0.2 मीटर पर सेकंड। अब इसी फार्मूला को t इक्वल टू डी ओवर v को यूज़ करके हम टाइम फाइंड करेंगे। t इज़ इक्वल टू डी, डिस्टेंस की जगह पे 2 मीटर हमने लगा दिया और डिवाइडेड बाय 0.2 मीटर पर सेकंड जो स्पीड हमने फाइंड की है उसको यूज़ किया। जब डिवाइड करेंगे तो 10 सेकंड हमारे पास आ जाएगा, यानी 10 सेकंड के अंदर वो 2 मीटर अवे चली जाएगी। वो उसकी दूसरी साइड जो है अपोजिट साइड 2 मीटर दूर जो है उस तक पहुंचते हुए 10 सेकंड लेगी। वेव कौन सी वेव, जिसकी वेव लेंथ 10 सेंटीमीटर है और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 हर्ट्ज़ है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर अपना लेक्चर जो है वो एंड करते हैं। ये वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रिपल टैंक वाला, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन। लॉन्ग क्वेश्चन में कभी कभार आ जाता है और शॉर्ट में तो तकरीबन लाजमी आता है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है, और प्रॉब्लम जो है इसको भी एक नज़र जस्ट आप देख लें, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे आपको आइडिया होना चाहिए कि हमने प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व किस तरह करने हैं। इस टॉपिक या इस लेक्चर के रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो
तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पर आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।